नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान से लिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, पर शायद उससे भी बड़ी उनकी भूमिका रही आज़ाद भारत को एक करने में। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, नए भारत के निर्माता और समेकक। और इस चर्चा के लिए हमने आधार बनाया है भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की एक किताब, सरदार पटेल एक चित्रात्मक जीवनी। ये हमारा सोर्स मटेरियल है। तो आइए इसी किताब के जरिए सरदार पटेल के जीवन के जो अहम पड़ाव हैं, उनके व्यक्तित्व की खास बातें और उनका जो जबरदस्त योगदान रहा, उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक वकील पहले आज़ादी की लड़ाई का अहम सिपाही बना और फिर एक नए राष्ट्र का, आप कह सकती हैं, प्रशासक बना। शुरुआत करते हैं उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी से। 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड, गुजरात में जन्म हुआ। किसान परिवार था। पिता झावेर भाई पटेल और माँ लाडबाई। एक दिलचस्प बात यह भी है, कहते हैं कि उनके पिता ने झांसी की रानी की सेना में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। वल्लभ भाई अपने 5 भाइयों और एक बहन में चौथे नंबर पर थे। हाँ, और शुरुआती पढ़ाई भी जैसा आपने कहा वहीं करमसद और पिटलाद में हुई, फिर नाडियाड से मैट्रिक किया। लेकिन उस जमाने में कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाना सबके लिए आसान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जिला प्लीडर की परीक्षा देनी थी। किताबें उधार लीं, खुद पढ़ाई की और पास भी हो गए। पहले गोधरा में, फिर बोरसद में वकालत करने लगे और फौजदारी या मतलब क्रिमिनल केस में उनकी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती थी। अच्छा, मतलब पूरी तरह से सेल्फ मेड इंसान थे वो। 17 साल की उम्र तक खेतों में काम करना, फिर खुद ही पढ़ाई करके वकील बनना। ये थोड़ी अब्राहम लिंकन वाली कहानी लगती है। 1893 में उनकी शादी हुई झवेर बाई से। पर दुखद ये रहा कि 1909 में जब पटेल करीब 34 साल के थे, बॉम्बे में एक ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। एक किस्सा ये भी है कि जिस वक्त उन्हें ये खबर मिली, वो कोर्ट में एक मर्डर केस पर बहस कर रहे थे। उन्होंने बहस पूरी की और विचलित दिखे बाहर से, पर जाहिर है अंदर से तो हिल ही गए होंगे। इसके बाद उन्होंने फिर कभी दूसरी शादी नहीं की। उनके जीवन का एक और अहम किस्सा जो अक्सर सुनाया जाता है, वो है इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने की उनकी इच्छा का। पैसे भी बचाए थे उन्होंने इसके लिए। हाँ, और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। उन्होंने पैसे बचाए, इंग्लैंड जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी को लिखा। लेकिन एजेंसी से जो जवाब आया वो वीजे पटेल के नाम था और ये खत उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के हाथ लग गया। संयोग देखिए, उनका नाम भी वीजे पटेल था। अब विट्ठल भाई भी इंग्लैंड जाना चाहते थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे। वल्लभ भाई ने न सिर्फ अपना मौका भाई को दे दिया, बल्कि जब तक विट्ठल भाई इंग्लैंड में रहे, उनके परिवार का खर्च भी यहां उठाया। ये उनके त्याग और परिवार के प्रति जो उनका समर्पण था, उसको दिखाता है। कमाल है, ये तो वाकई बड़ी बात है। और फिर वो खुद भी गए इंग्लैंड। हाँ, बाद में गए, और जब गए तो खूब नाम कमाया। फाइनल बारट लॉ परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, साथ में 50 पाउंड का नकद इनाम भी जीता। फरवरी 1913 में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लौटने पर उन्हें कोई सरकारी नौकरी का ऑफर भी मिला था शायद, मैंने पढ़ा था कहीं। पर पटेल ने साफ मना कर दिया। वो ब्रिटिश सरकार के मातहत उनके अंडर काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और बहुत जल्दी एक सफल क्रिमिनल लॉयर के तौर पर छा गए। और सुना है उस दौरान उनकी लाइफस्टाइल भी काफी अलग थी। मतलब थोड़ा यूरोपियन स्टाइल में रहते थे, फैशनेबल गुजरात क्लब के मेंबर थे, ब्रिज खेलने का शौक था। बिल्कुल, उनकी वकालत खूब चल रही थी, आमदनी अच्छी थी, तो उस जमाने के सफल वकीलों की तरह ही रहते थे। यूरोपियन पहनावा, क्लब जाना, यहां तक कि उनके ऑफिस का फर्नीचर भी इतना मॉडर्न और अलग था कि उस वक्त के एक बड़े उद्योगपति थे, सेठ कस्तूर भाई लाल भाई, वो भी देखकर हैरान रह गए थे। हाँ, लेकिन हाँ, ये दौर फिर जल्दी बदलने वाला था। हाँ, क्योंकि 1917 में उनकी जिंदगी में गांधी जी का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। सही कहा, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था बिहार में, किसानों के हक के लिए वो जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसने पटेल को बहुत बहुत प्रभावित किया। वो गांधी जी के विचारों से, उनके काम करने के तरीके से काफी जुड़ गए। और फिर वो सक्रिय राजनीति में आ गए ना। गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष बने तो पटेल उसके सेक्रेटरी बन गए। उसी साल वो अहमदाबाद नगर बोर्ड मतलब म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य भी चुने गए। बाद में अध्यक्ष भी बने और कहते हैं कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने शहर में बाढ़, सूखा और प्लेग जैसी जो मुसीबतें आईं,
उस दौरान राहत के काम बहुत कुशलता से संभाले। बिल्कुल। यहीं से उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी उसकी झलक मिलने लगी थी। और फिर आया 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जी और पटेल का पहला बड़ा, आप कह सकते हैं, संयुक्त अभियान था। खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। इस आंदोलन ने किसानों को निडर बनाया, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। गांधी जी ने खुद माना था कि पटेल की मदद के बिना ये आंदोलन इतना सफल नहीं हो पाता। वो जमीन पर संगठन बनाने में माहिर थे। और इसके बाद तो लगता है पटेल पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन का भी उन्होंने पूरा समर्थन किया। हाँ, 1 अगस्त 1920 को जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, मतलब अंग्रेजी हुकूमत से किसी भी तरह का सहयोग न करने का जो राष्ट्रव्यापी आह्वान था, तो पटेल गुजरात में उसके सबसे बड़े पैरोकार बने। यहां तक कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला था, उससे पहले ही अगस्त 1920 में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में उन्होंने प्रांतीय नेताओं को गांधी जी के इस कार्यक्रम के लिए मना लिया था। हालांकि वो आंदोलन चौरी चौरा की घटना के बाद बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन गुजरात में उसका असर काफी गहरा हुआ। जो पुराने नरमपंथी नेता थे उनका प्रभाव कम हुआ और पटेल जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ा। सही बात है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और फिर वो गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन पटेल रुके नहीं। जब गांधी जी जेल में थे तब 1923 में उन्होंने बोरसद सत्याग्रह का नेतृत्व किया और फिर 1928 में आया वो बड़ा आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह, हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर है। यहीं उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, है ना? बिल्कुल। बारडोली में किसानों पर लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। पटेल ने इस आंदोलन का ऐसा कुशल नेतृत्व किया, मतलब जबरदस्त संगठन, अनुशासन, सही रणनीति, कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और लगान कम करना पड़ा। उनकी इसी नेतृत्व क्षमता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों के प्रति जो उनका समर्पण था, उसे देखकर वहां के लोगों ने, और कहते हैं खासकर वहां की महिलाओं ने, उन्हें सरदार यानी नेता कहना शुरू किया। और बस ये नाम उनकी पहचान बन गया। बारडोली ने पटेल को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये पटेल की जमीनी पकड़ और संगठन क्षमता का एक तरह से राष्ट्रीय प्रदर्शन था। इसके बाद फिर आया 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। हाँ, दांडी मार्च ने तो जैसे पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर दिया था। नमक कानून तोड़ने के बाद धरासना में जिस तरह स्वयं सेवकों ने सरकारी दमन का, लाठीचार्ज का शांति से सामना किया, वो अभूतपूर्व था। उसकी तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। और गुजरात में खासकर महिलाओं ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर बड़ी कामयाबी से धरने दिए, पिकेटिंग की। सरदार पटेल इस पूरे आंदोलन की रणनीति बनाने और उसे जमीन पर उतारने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन मुझे याद है आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शायद सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेताओं में से थे वो। हाँ, बिल्कुल। 7 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होने से कुछ ही दिन पहले सरदार पटेल गिरफ्तार होने वाले पहले बड़े राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन रुका नहीं, बल्कि शायद और तेज हो गया। बाद में जब वो रिहा हुए तो मार्च 1931 में उन्हें कराची कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वो बहुत मुश्किल दौर था एक्चुअली। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी से पूरे देश में गुस्सा था और गांधी-इरविन समझौते को कांग्रेस से पास कराना आसान नहीं लग रहा था। पटेल ने बड़ी कुशलता से स्थिति को संभाला। उन्होंने फांसी की कड़ी निंदा की, उसे हृदयहीन कहा और साथ ही ये भरोसा दिलाया कि अगर लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो बातचीत होनी थी वो विफल रही तो 6 महीने बाद संघर्ष फिर से शुरू किया जाएगा। इससे विरोध थोड़ा नरम पड़ा। और गोलमेज सम्मेलन तो विफल ही रहा था। हाँ, गांधी जी खाली हाथ लौटे और उनके भारत लौटने के 1 हफ्ते के अंदर ही सरकार ने फिर से सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस बार सरदार पटेल को गांधी जी के साथ पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। करीब 16 महीने वो साथ रहे, मार्च 1932 से अप्रैल 1933 तक। उनके साथ महादेव देसाई भी थे, गांधी जी के सचिव। उन्होंने उस दौर के बारे में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे पटेल एक मां की तरह गांधी जी के आराम का, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे, लेकिन साथ ही अपने मजाकिया स्वभाव से, अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हमेशा हल्का भी रखते थे। गांधी जी ने खुद कहा था, वो मुझे 2 मिनट भी गंभीर नहीं रहने देंगे। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब इतने गंभीर, लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल का एक ये विनोदी, मजाकिया पहलू भी था। बिल्कुल था। गांधी जी ने खुद उनकी रिहाई के बाद पटेल की इस कोमल भावना और विनोद प्रियता का जिक्र किया था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर बात में आंख बंद करके गांधी जी से सहमत हो जाते थे। जहां जरूरत होती थी वहां असहमति भी जताते थे। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक उदाहरण है गुजरात विद्यापीठ के पुस्तकालय का। देखिए, पटेल ने इस संस्थान के लिए बहुत मेहनत से घूम घूम कर 10 लाख रुपए जमा किए थे। ये राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनी संस्था थी। जब वो जेल में थे तो गांधी जी की सहमति से ये पुस्तकालय अहमदाबाद नगरपालिका को सौंप दिया गया था। पटेल को जब ये पता चला तो उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय संस्था की संपत्ति ऐसे नहीं दी जानी चाहिए, और बाद में उनकी कोशिशों से वो पुस्तकालय वापस विद्यापीठ को मिला भी। 1934 में जब विद्यापीठ फिर से ठीक से काम करने लगा तो वो उसके कुलपति वाइस चांसलर बने, और गांधी जी के निधन के बाद तो कुलाधिपति चांसलर भी बने। तो ये दिखाता है कि गांधी जी के प्रति गहरे सम्मान के बावजूद वो अपनी बात, जो उन्हें सही लगती थी, रखने से हिचकिचाते नहीं थे। हाँ, इससे उनके एक व्यवहारिक और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तित्व का पता चलता है। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उसमें भी पटेल की भूमिका बहुत अहम रही। बहुत ज्यादा अहम। 1934 में जब कांग्रेस ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़ने का फैसला किया तो चुनाव अभियान की मुख्य जिम्मेदारी पटेल पर ही आई। वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने, और सिर्फ 1934 ही नहीं, 1937 और 1946 के जो प्रांतीय चुनाव हुए उनका भी संचालन उन्होंने ही किया। उन्होंने न सिर्फ चुनाव जिताने के लिए जबरदस्त मशीनरी, एक तंत्र खड़ा किया, बल्कि जीतने के बाद जो प्रांतीय सरकारें बनी उनके काम में तालमेल बिठाने और ये पक्का करने का काम भी किया कि वो कांग्रेस की नीतियों पर ही चले। एक तरह से वो पार्टी के मुख्य संगठनकर्ता और रणनीतिकार थे, पर्दे के पीछे रहकर असली ताकत। और इसी दौर में वो जो सैकड़ों रियासतें थीं भारत में, उनका मुद्दा भी जोर पकड़ रहा था ना? जी बिल्कुल। ब्रिटिश भारत में तो राजनीतिक हलचल तेज हो ही रही थी, तो इन रियासतों के जो जनता थी वो भी अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी थी। उन्होंने प्रजामंडल जैसे संगठन बनाए थे। शुरू में कांग्रेस की नीति ये थी कि वो सीधे तौर पर रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी, लेकिन 1938 के हरिपुरा और फिर 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशनों में ये नीति बदली गई, और ये तय हुआ कि रियासतों के लोगों का संघर्ष भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा है। और पटेल का इसमें क्या रोल था? क्या वो इसमें सक्रिय थे? हाँ, पटेल गुजरात की जो रियासतें थीं वहां के प्रजामंडल नेताओं के संपर्क में तो पहले से ही थे। अब वो खुलकर उनका मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने बड़ौदा, भावनगर जैसी रियासतों में प्रजामंडल सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की, राजकोट के शासक के साथ जनता की तरफ से बातचीत भी की। इन सारे अनुभवों से उन्हें रियासतों की जो अंदरूनी राजनीति थी, वहां के शासकों की जो मानसिकता थी, उसकी बहुत गहरी समझ मिली, और ये समझ बाद में आजादी के बाद बहुत ज्यादा काम आई। और फिर आया वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल मोड़, दूसरा विश्व युद्ध, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और आखिरकार देश का बंटवारा। हाँ, ये बहुत ही जटिल और दुखद दौर था भारतीय इतिहास का। पटेल शुरू में बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। वो अखंड भारत चाहते थे, लेकिन जिस तरह देश में हिंसा फैल रही थी, अराजकता बढ़ रही थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, उन्हें और कांग्रेस के कई दूसरे बड़े नेताओं को भी ये लगने लगा था कि देश को और बड़े खून खराबे से बचाने के लिए शायद मौजूदा परिस्थितियों में बंटवारा स्वीकार करना एक कड़वी सच्चाई, एक मजबूरी बन गई है। तो उन्होंने और कांग्रेस ने बहुत भारी मन से माउंटबेटन योजना और विभाजन को स्वीकार किया। और यहीं से शुरू हुआ सरदार पटेल का वो काम जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेगा। सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, ये उनके जीवन का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण और साथ ही सबसे शानदार काम था। आप जरा सोचिए, 560 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें, और अंग्रेजों ने जाते जाते उन रियासतों के शासकों को ये कह दिया था कि भाई, ब्रिटिश राज खत्म होने के साथ हमारी सर्वोपरिता भी खत्म। अब आप चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, या चाहें तो आजाद रहें। सैद्धांतिक रूप से तो भारत के नक्शे पर 565 अलग अलग स्वतंत्र देश बन सकते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है कि ये निसंदेह सरदार पटेल की असाधारण राजनीतिक सूझबूझ, उनकी दृढ़ता और उनकी बातचीत की कला ही थी जिसने इस लगभग असंभव से दिखने वाले काम को संभव बना दिया। पर उन्होंने ये किया कैसे? मतलब इतने सारे राजा, महाराजा, नवाब,
जो सदियों से अपने राज्यों के मालिक थे, वो अपनी सत्ता, अपना राजपाट छोड़ने को तैयार कैसे हो गए? देखिए, पटेल ने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने राजाओं की देशभक्ति की भावना को जगाया, उनसे अपील की। उन्होंने कहा, हम भारत के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। अगर हम मिलकर सहयोग करेंगे तो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन अगर हम बटे रहे तो आपसी फूट और अराजकता हम सबको ले डूबेगी। सही। सहयोग का एकमात्र विकल्प अराजकता और अव्यवस्था है, जो हम सभी को समान विनाश में डुबो देगी। उन्होंने समझाया कि एक मजबूत एकजुट भारत उनके अपने भविष्य के लिए भी जरूरी है। उन्हें प्रिवी पर्स और कुछ विशेषाधिकार देने का वादा भी किया। साथ ही जहां सिर्फ बातों से काम नहीं चला, वहां उन्होंने थोड़ी सख्ती भी दिखाई। वीपी मेनन उनके सचिव थे, उन्होंने इस काम में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ। उनकी रणनीति को आप कह सकते हैं साम, दाम, दंड, भेद, यानी समझाना, लालच देना, दबाव डालना और फूट डालना, सबका इस्तेमाल किया। लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत को एक करना। और वो इसमें कामयाब रहे। बस कुछ ही रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर थोड़ी मुश्किल रहीं, पर अंततः वो भी भारत का हिस्सा बनी। हाँ, इसकी तुलना अक्सर जर्मनी के एकीकरण से की जाती है, बिस्मार्क के काम से। हाँ, की जाती है। और यूएन ढेवर जैसे नेताओं ने तो यहां तक कहा कि पटेल का काम बिस्मार्क से भी बड़ा था, क्योंकि भारत में रियासतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनकी विविधता बहुत ज्यादा थी, और यहां सिर्फ राज्यों का भौगोलिक विलय नहीं हो रहा था, बल्कि एक पूरी तरह से नई एकीकृत राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था बनाई जा रही थी। नतीजा क्या हुआ? एक संविधान, वयस्क मताधिकार पर आधारित एक संसद, एक एकीकृत आर्थिक ढांचा, एक एकीकृत सेना, यानी सही मायनों में एक राष्ट्र का निर्माण। वरना आप सोचिए, आज भारत का नक्शा कैसा होता अगर ये 560 प्लस टुकड़े अलग अलग रहते। पटेल की इसी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है कि आज हम एक अखंड भारत देखते हैं। वाकई उनकी बहुत ही बड़ी देन है देश को। और ये सब करते हुए भी उनका अपना जीवन कितना सादा था। वो खुद कहते थे कि जब वो गांधी जी से जुड़े तो उन्होंने जैसे लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और अपने परिवार, करियर, प्रतिष्ठा, सब कुछ के विचारों को उस आग में झोंक दिया। बिल्कुल। जब 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, तो कहते हैं कि उनके निजी कपड़ों के कुछ जोड़ों के अलावा उनके पास कोई निजी संपत्ति थी ही नहीं। मतलब सचमुच फकीर की तरह जिए और सारा जीवन देश के नाम कर दिया। उनकी इसी निष्ठा और क्षमता को सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया ने भी माना। इंग्लैंड के एक बड़े अखबार मैनचेस्टर गार्डियन ने उनके निधन पर लिखा था, पटेल सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के आयोजक नहीं थे, बल्कि लड़ाई खत्म होने पर नए राज्य के वास्तुकार भी थे। एक ही व्यक्ति का विद्रोही और राजनेता दोनों भूमिकाओं में सफल होना बहुत दुर्लभ होता है। सरदार पटेल ऐसी ही एक अपवाद थे। और राष्ट्र ने भी उनके इस असाधारण योगदान को सम्मान दिया, भले ही थोड़ा देर से दिया। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाँ, उनका एक कथन है जो उनके जीवन दर्शन को, उनके व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को, गंभीरता और विनोद को बखूबी बताता है। उन्होंने कहा था, काम बेशक पूजा है, पर लाफ्टर जीवन है। वर्क इज अनडाउटेडली वर्शिप, बट लाफ्टर इज लाइफ। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी, एक दृढ़ संकल्प वाले नेता की, असाधारण प्रशासनिक कुशलता वाले व्यक्ति की, और सबसे बढ़कर एक बिखरे हुए देश को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोने वाले महान इंसान की कहानी। वो सिर्फ एक राजनैतिक हस्ती नहीं थे, बल्कि सही मायनों में आधुनिक भारत की नींव रखने वाले एक वास्तुकार थे। बिल्कुल। उनकी विरासत आज भी हमारे देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में साफ तौर पे दिखाई देती है। खासकर सैकड़ों रियासतों के उस बेहद जटिल विलय को जिस तरह उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया, वो उनकी दूरदर्शिता, उनकी व्यावहारिकता और उनकी फौलादी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसने भारत को वो एकीकृत स्वरूप दिया जो आज हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम कई तरह की नई और जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सरदार पटेल की जो नेतृत्व शैली थी उनकी, वो साफगोई, उनकी वो निर्णायकता, फैसले लेने की क्षमता और जमीनी हकीकत पर आधारित उनका वो व्यवहारिक नजरिया, वो आज हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है, इस पर जरूर सोचेगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।